हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं दो कंपनी के बारे में बात करूंगा और जिसमें बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी है कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इंक्रीज हो FY26 में और ऑपरेटिंग लिवरेज मिले। तो फ्रेंड्स सीधा वीडियो पे चलते हैं और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, प्लीज जो भी केस स्टडी के बारे में मैं बात कर रहा हूं आप उसको किसी भी तरीके का बाय सेल रिकमेंडेशन न ले। दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। तो फ्रेंड्स सीधा चलते हैं। पहली कंपनी है हमारी पेनार इंडस्ट्रीज। देखो फ्रेंड्स, पेनार इंडस्ट्रीज में क्या हो रहा है, मैं लास्ट टाइम भी एक वीडियो में मैंने कवर किया था कि इसमें बहुत अच्छा फेवरेबल टर्म्स में प्रोडक्ट मिक्स चेंज हो रहा है। और जैसे मैं Q3 की कॉन कॉल से गया और मतलब वन ऑफ द बुलिश कॉन कॉल थी इसकी इस सीजन की जो मैंने देखा। देखो इसका एक शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ। देखो मैं क्योंकि हम दो कंपनी के बारे में बात करेंगे तो मैं दोनों कंपनी के बारे में शॉर्ट में ही थोड़ा सा आपको बताऊंगा और एक फ्रेमवर्क बताऊंगा, मेंटल मॉडल बताऊंगा कि क्या फंडामेंटल ट्रिगर्स हो सकते हैं। देखो पेनार इंडस्ट्रीज में क्या हो रहा है, बिजनेस मॉडल में क्या चेंज आ रहा है। इसका जो पहले जो बिजनेस था अभी भी है, मतलब वो बिजनेस जैसे वाटर EPC इंफ्रा और वाटर ट्रीटमेंट केमिकल बिजनेस और सोलर मैन्युफैक्चरिंग, सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग वगैरह एक्सेट्रा, ये सब बिजनेस था मतलब इंफ्रा से रिलेटेड, जिसमें मार्जिन्स थोड़े लो होते हैं, थोड़े क्या काफ़ी कम होते हैं, कॉम्पिटिटिव बिजनेस होता है। जैसे ये ओल्डर बिजनेस इसका कॉन्ट्रीब्यूट करता था अराउंड 1.52% के आसपास पैट मार्जिन्स। तो इसने क्या किया, स्ट्रेटेजिकली धीरे धीरे अपने नए बिजनेस वर्टिकल लाए। जैसे मैं आपको PEB के बारे में पहले भी बता चुका हूँ, हमने इंटर आर्क को भी कवर किया था डिटेल में, मैंने उसका एनालिसिस सब बताया था, थीसिस। तो ये भी बिजनेस PEB में बहुत अच्छा खासा एंटर कर गया है। इनफैक्ट ये तो US में भी एंटर कर गया है पेनार इंडस्ट्रीज, और इसने अभी अभी Q3 में एक नया मतलब जो कैपेसिटी डाली PEB की वो भी लाइव हो चुकी है Q3 में। तो इसके नए बिजनेस वर्टिकल दोबारा कॉन कॉल में जो इनके मैनेजमेंट ने बताया कौन कौन से वर्टिकल है मैं दोबारा बता देता हूँ। देखो हाइड्रोलिक्स वाला बिजनेस है, PEB वाला बिजनेस है, और क्या बोलते हैं बॉडी इन वाइट कंपोनेंट, मतलब मेटल वेटल जो ऑटोमोटिव कंपोनेंट US में यूज होते हैं, वो उसको जो बॉडी में जो मेटल यूज होता है उसको बॉडी इन वाइट ये लोग नाम देते हैं, वो वाला बिजनेस। और लार्ज डायर ट्यूब्स और इंजीनियरिंग सर्विसेज, जैसे मैंने आपको बताया था PEB में डिजाइन और इंजीनियरिंग दोनों आता है, ठीक है, मतलब EPC टाइप का बिजनेस है, लेकिन वो बहुत अलग है। उसमें इन लोग बहुत डिटेल में हैंड होल्ड करते हैं और डिटेल में पूरा प्लानिंग, उसके बाद मतलब इन फैक्ट्री सब कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर होते हैं, फिर वो एग्जीक्यूट करते हैं ऑन साइट पे, ठीक है। और इंजीनियरिंग सर्विसेज हो गए, और प्रोसेस इक्विपमेंट, मतलब जो टरबाइंस या शाफ्ट वगैरह में जो बहुत प्रिसीशन मतलब बॉडी यूज होती है, इक्विपमेंट्स जो यूज होते हैं उसका मैन्युफैक्चर करते हैं। तो इसमें ही इनका ज़्यादा फोकस है। और देखो ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट अभी से नहीं बोल रही है, बहुत पुराने काफ़ी क्वार्टर से इनका फोकस है कि अपने नए बिजनेस वर्टिकल को बढ़ाएं तेजी से और पुराने को आउट करें। तो इनका वही रहा है, अभी भी हमको Q3 में भी दिखने को मिला, Q2 में भी दिखने को मिला, आगे भी ये बहुत बुलिश है। जैसे इनकी गाइडेंस आई कि 20%, मतलब 20% नहीं सॉरी, डबल डिजिट में ये ग्रो करेंगे रेवेन्यू, प्लस डबल डिजिट्स में इनका मार्जिन भी ग्रो होगी, पैट भी ग्रोथ आएगी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो न्यू बिजनेस है ये सब में फोकस कर रही है, और PEB का इन्होंने नया प्लांट भी डाला रायबरेली में। तो क्या एक्सपेक्टेशन है, Q3 में वो प्लांट लाइव भी हो गया, और अभी इनकी जो PEB के ऑर्डर बुक है वो अराउंड 800 करोड़ के आसपास है। और PEB का जो US वाला बिजनेस है उसमें 15 मिलियन प्लस PEB के ऑर्डर्स हैं, 15 मिलियन डॉलर्स का। तो फ्रेंड्स रैशनल यही है, देखो कि ओल्ड वाले जो बिजनेस है उसका इन्होंने क्या किया है, वो पहले ये मतलब कंप्लीट शटडाउन के उसमें जा रहा था, लेकिन अभी इन्होंने बताया है कि ये जेडवर्क के साथ इन्होंने JV किया है, और जो पुराने जितने भी टेक्निकल नो हाउस हो, चाहे उनके एसेट्स हो, ठीक है, और जो भी कस्टमर और बैकलॉग जो ऑर्डर्स हैं वो ये उस कंपनी में मतलब उस JV में ट्रांसफर करेंगे, जिसमें ये माइनॉरिटी शेयर होल्डर रहेंगे और जेडवर्क जो रहेगी मेजोरिटी शेयर होल्डर रहेगी। उससे क्या होगा कि ये इनको वैल्यू अनलॉक होगी, मतलब जो इनके पुराने एसेट्स है ये अपना ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहे हैं उसमें। इन्होंने कॉल में बताया कि मतलब ये सब करने में, ट्रांसफ़र करने में जो भी इन्होंने किया वो 18 करोड़ के आसपास जो एक्सपेंस किया है इन्होंने।
बाकी जो पूरा काम करेगी जेड वर्क ही करेगी, मेजॉरिटी शेयर होल्डर भी वही रहेगी। तो सीधा से रेवेन्यू को ड्रॉप ना करते हुए इन्होंने ये प्लान किया है कि ये जो भी मतलब वैल्यू अनलॉक हो पाए इस हिसाब से ये चलेंगे। अब देखो फ्रेंड्स, इसमें जो है जैसे बार बार मैं पीईबी में भी आपको बताया था कि पीईबी स्ट्रक्चर्स में बहुत ह्यूज अभी स्कोप है आरसीसी के कंपैरिजन में। मतलब सेक्टर टेलमेंट्स हमको देखने मिल रही है, काफ़ी कंपनियां एंटर भी कर रही हैं, लेकिन जो लिस्टेड हैं, जो अच्छी एस्टेब्लिश्ड कंपनियां जिसके पास बड़े बड़े वेयर हाउसिंग के और बड़े बड़े लॉजिस्टिक इंफ्रा, चाहे गवर्नमेंट चाहे प्राइवेट हो, वो ऐसी बहुत लिमिटेड कंपनी है। तो इनका भी यही कहना था कि ये जिस सेगमेंट्स में उतर रहे हैं, मतलब जैसे आप देख लो हाइड्रोलिक्स हो गया, पीईबी हो गया और लार्ज डाया ट्यूब्स वगैरह, मतलब जो हाई वैल्यू वाले हैं उसमें इनका मार्केट शेयर बहुत कम है और स्कोप बहुत ह्यूज है। यहाँ भी यूएस में भी इनका जो बिजनेस जो ये ऑपरेट करते हैं, तो इनके कॉन कॉल में भी यही मतलब हमने सार निकाला है कि अब देखो अभी इनका मार्केट शेयर इन सब बिजनेस में देखा जाए ओवरऑल तो किसी में भी मतलब ऐसे 15-18% नहीं है, तो मार्केट शेयर कम है, टाइम ह्यूज है, अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, तो मार्केट शेयर गेन ये कर सकते हैं। यही इनका भी ये कहना यही था कॉन कॉल में। तो फ्रेंड्स, हमको क्या चॉइस करना है, हमको कैसे सेक्टर देखने हैं और कैसी कंपनियां सेलेक्ट करनी है जिसमें मतलब मार्केट शेयर, टोटल एड्रेसेबल मार्केट ह्यूज हो, प्लस अभी जो कंपनी ऑपरेट कर रही है उसका उस सेगमेंट में मार्केट शेयर कम हो और हमको दिख रहा हो कि वो तेजी से कैप्चर कर रही है। और दूसरा क्या है कि जैसे इनका एक और कहना था कि पीईबी वाले बिजनेस में जो 2 पुराने प्लांट है उसमें भी इन्होंने कैपेसिटी बढ़ाई है, प्लस जो नया प्लांट ओपन किया है उससे भी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ गई है, मतलब उससे वो भी ऑपरेशनल हो गया है। तो धीरे धीरे Q1 में FY26 में कैपेसिटी मतलब पीक यूटिलाइजेशन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो हमको डिमांड दिख रही है, ऑर्डर्स आ रहे हैं, तभी तो भाई ये नया मतलब प्लांट एक्सपेंड कर रहे हैं जो भी है। ठीक है, अब थोड़ा सा नंबर्स में हम बात करते हैं। FY25 का जो नंबर था वो रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है 12% से अराउंड, इसका लगभग इनका कितना आया, 846 करोड़ के आसपास था। लास्ट ईयर 750 करोड़ था। इस क्वार्टर की हम बात करें Q3 की, तो और पैट लगभग 30 करोड़ आए हैं। देखो पैट मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट हुआ है 3.5% के आसपास। जैसे ये बोल रहे थे कि अराउंड 22 बेसिस पॉइंट से इनका पैट मार्जिन इंप्रूव हुआ है, और पीबीटी में भी लेवल पे भी हम देखें तो अराउंड 30 बेसिस पॉइंट से पीबीटी मार्जिन इंप्रूव हुई हैं। ठीक है, और इनका गाइडेंस यही है, डबल डिजिट से ये ग्रो करेंगे आने वाले कुछ सालों तक और 5% मैक्सिमम पैट मार्जिन तक ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये था। अब देखो, अब थोड़ा सा पी रेशियो देख लेते हैं हम FY25 के हिसाब से। मतलब 3100 करोड़ के आसपास इनका रेवेन्यू लास्ट ईयर था। अगर 12%, अभी देखो इस क्वार्टर में 12% ग्रोथ आई, तो मैं अगर फुल ईयर में FY25 में 12% भी मानता हूँ तो अराउंड 3500 करोड़ के आसपास, और पैट मार्जिन 4% मानूं तो आप देखो 140 करोड़ का पैट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं टोटल। अब इनका मार्केट कैप अराउंड 2400 करोड़ के आसपास है, तो पी रेशियो 17 के आसपास आ रहा है फॉरवर्ड FY25 पी। तो फॉर मतलब 20+ ग्रोथ इंजन, 20+% ग्रोथ इंजन, फॉरवर्ड पी ऑफ ओनली 17। तो यू कैन मतलब जज बाय योर सेल्फ ओनली। ठीक है, और हाँ, एक बहुत अच्छी चीज़ ये भी रही कि इनके जो आदित्य राव जो प्रमोटर हैं, वो रिसेंट में इन्होंने कुछ छोटे छोटे चंक्स में परचेज भी किए हैं फॉल के बाद। तो ये, अब फ्रेंड्स, ये था पेनर इंडस्ट्री के बारे में। दूसरा मैं बात करने वाला हूँ, एक और स्मॉल कैप कंपनी है शिवालिक रसायन के नाम से। ठीक है, तो फ्रेंड्स, शिवालिक रसायन का जो है आप देखोगे कि इनका जो पुराना जो बिजनेस था वो पूरा एग्रोकेमिकल से था। ठीक है, और 2008 मतलब 11 से लेके 17-18 तक इनका मतलब पूरा फुल कमोडिटी वाला जो बिजनेस बोलते हैं ना, जो जिसमें मार्जिन बहुत फ्लक्चुएट होते हैं और मतलब हम कभी भी मार्जिन एकदम हाई चले जाएंगे, 18-20%, कभी 9-10% आ जाएंगे, वही जो एग्रोकेमिकल्स बेसिकली वही बिजनेस है। देखो, क्योंकि इनको स्ट्रिफ कंपटीशन फेस करना पड़ता है चाइना से, और चाइना में अगर
मतलब डी स्टॉकिंग होती है, फुल डंपिंग चलती है, तो सबकी हालत ख़राब हो जाती है, मतलब एकदम लो मार्जिन्स में इनको सेल करना पड़ता है। अब देखो इनका अच्छा क्या है कि जैसे इनका लॉन्ग टर्म विजन है, 2018-19 के बाद से भी आप देखोगे इन्होंने धीरे-धीरे अपनी स्ट्रेटजी शिफ्ट की, और ये मतलब स्पेशलिटी जो एपीआई होता है, ऑनको जो कैंसर वगैरह में यूज़ होता है, ऑनको एपीआईज़ में बहुत फोकस किया। उसके बाद इन्होंने 17-18 तक तो कुछ आर&डी भी नहीं करते थे ये। 18 के बाद से इन्होंने जैसे आर&डी वगैरह स्टार्ट की, तो ऑलमोस्ट 2018 से 2024-5 तक एक अच्छा खासा अमाउंट भी आर&डी में ये स्पेंड कर चुके हैं। तो इनको समझ में आ गया कि भाई ये स्ट्रक्चरल बिजनेस में अगर फोकस नहीं करेंगे तो मार्केट ये लूज कर जाएंगे, मतलब वही कमोडिटी वाला सिक्लिकल बिजनेस चलते रहेगा। तो धीरे धीरे ये एंटर किए स्पेशलिटी केमिकल एपीआई में, ठीक है। और अब रिसेंट में क्या हुआ कि इनका एक जो फार्मा वाला जो प्लांट है वो भी लाइव हो गया है, और उसमें ये मतलब मेन एपीआई फोकस है, ऑनको एपीआई जो बोलते हैं हम, वो हो गया। और 2 प्लांट इनके एग्रोकेमिकल्स के हैं। तो अभी जो है कैपेसिटी जो मतलब ये रन कर रहे थे इस क्वार्टर तक, वो सिर्फ एक ही प्लांट फुल यूटिलाइजेशन पे था, और दूसरे प्लांट से ज़्यादा कुछ रेवेन्यू कंट्रीब्यूट नहीं हो पा रहा था। और जो थर्ड फार्मास्यूटिकल वाला भी है वो भी फुल फ्लैश में मतलब लाइव नहीं, ऑपरेशनल नहीं हुआ था। और 2000 अभी अक्टूबर नवंबर में इनको 2024 में इनको मतलब यूएस एफडीए से अप्रूवल भी मिल गया है काफ़ी कुछ एपीआई का, काफ़ी नंबर्स ऑफ एपीआई इन्होंने मतलब लगाया भी हुआ है यूएस एफडीए का। तो देखो ये कंपनी, देखो मैं फ्रैंकली बता दूं कि ये कंपनी मतलब कॉन कॉल वगैरह नहीं करती है ज़्यादा डिटेल में, ये प्रेजेंटेशन देती है और एनुअल रिपोर्ट्स ही देते हैं। देखो एनुअल रिपोर्ट्स में क्या होता है कि इनका जो मतलब जो एक गोल का एक टारगेट विजन रहता है, और इस पर ये धीरे धीरे काम करती है। अगर हम हिस्ट्री देखें तो इनका टारगेट था कि भाई यूएस एफडीए को पाना और धीरे धीरे स्पेशलिटी केमिकल में एंटर करना। तो जैसे ये धीरे धीरे एंटर किए हैं, उसके बाद ये और एक नया प्लांट फार्मा वाला जो डाला इन्होंने, वो भी अभी पूरी तरीके से अच्छे से यूटिलाइज नहीं हुआ है। यूएस एफडीए हमको मिल चुका है एपीआईज में। तो इससे हमको मैनेजमेंट का मतलब एक विजन, गोल और वो किस दिशा में काम कर रहे हैं हमको समझ में आता है पूरा क्लियर। अब देखोगे, आप देखोगे कि हाँ 2-3 नंबर्स मैं और बता दूं कि देखो इनका जो मटेरियल कॉस्ट है, देखो हम जो है ना मतलब इस टाइप के बिजनेस को हमको ना मतलब ग्रॉस मार्जिन भी देखना चाहिए। तो इनका मटेरियल कॉस्ट जो है पिछले कुछ क्वार्टर्स में आप देखोगे तो 50-45-50% के आसपास ही था, मतलब 50% ग्रॉस मार्जिन ये अभी भी इनको आ रहा था। दिक्कत क्या है, इनका एम्प्लॉय कॉस्ट बहुत बढ़ा हुआ था। आप स्क्रीनर में जाके चेक करोगे तो 18% के आसपास इनका स्क्रीनर में मतलब एम्प्लॉय कॉस्ट हम देख पा रहे हैं। और जो एग्रोकेमिकल वाले बिजनेस से जैसे आप कंपेयर करोगे अदर बिजनेस से, तो मतलब एम्प्लॉय कॉस्ट 8-10% होता है लगभग इन जनरल। तो हमको सीधा सीधा क्या दिख रहा है, ऑपरेटिंग डी लिवरेज मिली हुई है, ठीक है। डी लिवरेज मिली हुई है तो क्या है कि प्रेशर है, डी स्टॉकिंग चल रही है चाइना में एक्सेट्रा वगैरह सब जगह, और एम्प्लॉय कॉस्ट बहुत बढ़े हुए हैं 18% के आसपास, ठीक है। आप अगर पीआई इंडस्ट्रीज वगैरह से कंपेयर करोगे तो उनके बहुत मतलब 8-10% के आसपास एम्प्लॉय कॉस्ट रहते हैं, और डी स्टॉकिंग चल रही है, मार्जिन में प्रेशर है। तो सीधा सीधा जो एक प्लांट जो फुल कैपेसिटी में चल रहा है वही कंट्रीब्यूट कर रहा है पूरे मतलब ऑपरेशन जितने भी एक्सपेंसेस है। दूसरा प्लांट भी उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा था, फार्मा वाला जो नया लॉन्च हुआ वो भी नहीं कर रहा था। अब यहाँ से हमको दिख रहा है कि ट्रिगर स्टार्ट मतलब FY26 में की कैपेसिटी, अदर प्लांट्स जो सेकंड प्लांट है एग्रोकेमिकल का वो भी अगर फुल यूटिलाइजेशन उसका बेटर होते जाए, और थर्ड हमारा जो फार्मास्यूटिकल वाला प्लांट है जिसमें मेन एपीआई पे फोकस करती है, ऑन्को प्लस नॉन ऑन्को दोनों, उस और मतलब जिसमें यूएस एफडीए वगैरह भी मिला हुआ है एपीआई को, वो अगर लाइव हो जाता है तो हमको अच्छी कैपेसिटी में एक हम इसका रिवेन्यू
जब हम देख सकते हैं FY26 में ऑब्वियस है, देखो ये इन्वेस्टमेंट रैशनल है, मतलब दिस इज़ नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन कि हम अपॉर्चुनिटीज़ कैसे ढूंढ रहे हैं और हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले फॉरवर्ड रेट ऑफ चेंज, मतलब अर्निंग मोमेंटम्स कितनी तेज़ी से बढ़ सकती है अगर किसी इंडस्ट्री में प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, कि चाइना वगैरह में डी स्टॉकिंग चल रही है और सब ठप है मार्केट पूरा, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई यहाँ से सुधार आएगा, तो कितना तेज़ी से अर्निंग्स में मोमेंटम आएगा, इसी में ही तो हम बैट करेंगे, तभी हमको वैल्यूएशंस भी चीप मिलेंगे, और अगर आने वाले समय में अर्निंग मोमेंटम अच्छा है तभी तो हम मल्टीबैगल रिटर्न्स बना पाएंगे। तो ये एक इन्वेस्टमेंट थीसिस में केस स्टडी के थ्रू आपको शेयर कर रहा हूँ, ऐसे ही आपको सर्च करना चाहिए, आप इसको किसी भी तरह का बाय सेल रिकमेंडेशन ना माने। भाई हमको कंटिन्यूसली ट्रैक करना पड़ता है कि क्या डाटा है और हर क्वार्टर्स में क्या आ रहा है। देखो एक एक इन्वेस्टमेंट रैशनल में अच्छा आपको और बताऊंगा कि देखो अब होता क्या है कि जब कोई कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है, ठीक है, और तो हमको हमको कैसे पता चलता है कि कोई प्लांट वो डाल रही है, खर्चा कर रहा है, आप स्क्रीनर में मतलब आप देखोगे एसेट साइड में बैलेंस शीट में जाके, तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का एक कॉलम रहता है CWIP का, उसमें जब तक कंपनी मतलब एक्सपेंसेस कर रही होती, प्लांट बैठा रही होती, तो CWIP में रहता है, उसके बाद जैसे ही प्लांट लाइव होता है तो वो उसके फिक्स एसेट्स में चले जाता है बैलेंस शीट में। इससे क्या होता है, देखो डेप्रिसिएशन कॉस्ट भी बढ़ जाता है, फिक्स्ड एसेट्स में भी बैलेंस शीट में जो फिक्स एसेट्स वाला कॉलम है उसमें भी बढ़ जाता है। आप जाके देखोगे तो दोनों कंपनी की जिसका मैंने बात की, दोनों का फिक्स एसेट्स में इम्प्रूवमेंट आया है, और यहाँ से मतलब अभी वो फुल फ्लैश में रिवेन्यू कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, तो फिक्स्ड एसेट्स में अभी रिसेंटली नंबर आना स्टार्ट हुआ है, कुछ बचा भी होगा, मतलब कुछ कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में भी है। तो जैसे ही वो सेल कंट्रीब्यूट करने लगेगा तो हमको दिखेगा भाई कैपेसिटी अच्छी यूटिलाइज हो रही है, तो यहाँ से ऑपरेटिंग लीवरेज भी मिलेगी। और देखो ये जो कैपेक्स हैवी वाले जो बिजनेस है, मैं आपको बता दूं कि जितना इसमें ऑपरेटिंग लीवरेज मिलता है उतना डी लीवरेज भी मिलता है। मतलब अभी देखो जैसे प्लांट ऑपरेशनल नहीं है और डी स्टॉकिंग, मतलब पूरे इंडस्ट्री हेडविंड्स हैं, तो क्या है कि डिलीवरेजिंग उतना ज़्यादा मतलब पैट में हमको दिख रहा है। और हाँ बोलोगे पीई भी इसका बढ़ा हुआ है, हाँ पीई भी बढ़ा हुआ है क्योंकि ये सिक्लिकल टाइप के बिजनेस में मतलब अर्निंग्स इज बेसिकली डिनोमिनेटर में रहता है, तो P/E तो हमको एलिवेटेड ही दिखता है पीई रेशियो। तो मैं बता रहा था आपको कि प्रॉफिट में प्रेशर रहता है और सेल्स अगर कम होती तो पैट मतलब और ज़्यादा प्रॉफिट में प्रेशर आ जाता है, क्योंकि एक्सपेंसेस हम कम नहीं कर पाते हैवी कैपेक्स वाली इंडस्ट्रीज। एम्प्लॉय में भी आप देख लो कितने अच्छा खासा खर्चा इन्होंने करके रखा, लेकिन जहाँ से हमारी सेल्स बढ़ेगी, हमारे प्लांट कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट करेंगे, FY26 में अगर सेल्स बढ़नी स्टार्ट होती तो वो सीधा सीधा उतनी ज़्यादा हमको ऑपरेटिंग लीवरेज भी मिलेगी, पैट मार्जिन इंक्रीज होंगे। हमको इस हिसाब से सोचना चाहिए। देखो इंडस्ट्री में हेडविंड्स कैसे हम कैसे पता लगा रहे हैं कि आप इनके इन्वेंट्री डेज ही जाके देखोगे, मतलब डबल डिजिट में पहले इन्वेंट्री डेज रहते थे, लेकिन इतनी डी स्टॉकिंग और जो भी चल रहा है पूरा माहौल ऐसा है, 328 डेज के आसपास इनका इन्वेंट्री डेज था। तो होप इन्वेस्टमेंट मतलब एक कैसे हम थीसिस बनाए, कैसे रैशनल बनाए, आप सबको क्लियर हो रहा है, ऐसे ही हम अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ सकते हैं। फ्रेंड्स आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा, तो इसी टाइप के हम वैल्यूएबल वीडियोस से हम और मिलेंगे नेक्स्ट टाइम आपसे, तब तक के लिए जय हिंद।